हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं दो तरीके से क्वेश्चंस। एक तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो पेपर है प्राइवेट में होगा एमसीक्यूज़ में, तो उसका मैं क्वेश्चन बैंक का पार्ट सेकेंड डिस्कस कर रहा हूँ। और दूसरा ये जो दूसरी मेरी प्लेलिस्ट है क्वेश्चन बैंक फॉर एमसीक्यूज़ क्वेश्चन ऑन कॉमर्स, तो उसमें मिसलिनियस क्वेश्चन के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो मैं उसमें भी अपलोड करूंगा। ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। तकरीबन मैंने 50,000 क्वेश्चंस का टारगेट रखा हुआ है कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के, तो ताकि आप एक ही प्लेलिस्ट में जो है उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन जो ये वाली है इसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो ये जो है केवल सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के हिसाब से है, और जैसे क्वेश्चंस मेरे को अवेलेबल होते जाएंगे तो मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करके आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। हर सब्जेक्ट की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। टीजीटी पीजीटी के भी बहुत सारी मैंने वीडियोस दे रखी हैं कि जो बीकॉम और एमकॉम में हमारे क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर वाइज, तो वही डिटेल में मैंने जो है उनको टीजीटी पीजीटी और बीएड एंट्रेंस के लिए भी दे रखा है, तो आप लोग उसकी स्टडी जरूर करिएगा। ठीक है व्यूअर्स, चलिए। और एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपका बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम है, टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है, तो कल मैंने एक पेपर सॉल्व करवाया है टीजीटी का 2016 का, तो वो प्लेलिस्ट है यूपी टीजीटी सोल्ड पेपर, तो आप उसकी स्टडी जरूर करिएगा। उसमें 125 क्वेश्चन कॉमर्स के हैं, बिल्कुल जो है मिसलिनियस क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपके टीजीटी पीजीटी और बीएड एंट्रेंस में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। चलिए व्यूअर्स, आगे पार्ट सेकंड डिस्कस करते हैं। हमारे जैसे विकासशील समाज के लिए प्रबंध का सदैव ही अधिकाधिक योगदान होता है, तो यह कथन किसका है? तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। प्रबंधन का आशय निर्णय से है, तो यह कथन है रोस मूरे का। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध प्रक्रिया के प्राथमिक कार्य हैं 4। प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है, तो देखिए निम्न प्रबंधकों द्वारा, मध्यम स्तरीय प्रबंधकों द्वारा और उच्चतर प्रबंधकों द्वारा, तो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। कार्य नीति का उपयोग होता है, देखिए फौज में भी होता है, व्यवसाय में भी होता है और उद्योग में भी होता है ना, तो सही आंसर है ये सभी। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध अंतिम परिणाम है, तो यह कथन किसका है? एलन का। औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन के बीच मुख्य अंतर अधिकार एवं प्रभाव का ही है, तो यह कथन किसका है? तो यह है मैन्सफील्ड एवं मार्क्स का। अधिकार एक वैधानिक अथवा सही शक्ति है, आदेश देने तथा कार्य कराने का अधिकार है, तो यह कथन किसका है? यह है कूंट्स तथा ओडनेल का। निम्नलिखित में से कौन रणनीतिक प्रबंधन की विशेषता नहीं है जो इसे अन्य प्रकार से अलग बनाता है, अन्य प्रकार के प्रबंधन से अलग बनाता है? तो वो है ऑप्शन डी कि यह संगठन की वर्तमान दिशा की चिंता करता है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एक प्रकार का नहीं है, तो ऑप्शन डी प्रदायक संकल्पना। निम्नलिखित में से कौन विपणन चैनल को संदर्भित करता है? वितरण। अमेरिकी विपणन संघ के विपणन की परिभाषा में महत्वपूर्ण शब्द है मूल्य। निम्नलिखित में से कौन विपणन का विनिमय कार्य नहीं है? तो वो है बिक्री के बाद सेवा, आफ्टर सेल सर्विस। ठीक है। प्रमुख ग्राहक बाजारों में शामिल होता है, तो देखिए सरकारी बाजार और उपभोक्ता बाजार, व्यापार बाजार, तो ये सभी शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रणनीतिक गठबंधन नहीं है? विलय। रणनीतिक गठबंधन के लिए सबसे लगातार आंतरिक मकसद क्या है? तो वो है संसाधन की जरूरत है। एक रणनीतिक गठबंधन के लिए औसत जीवन काल लगभग होता है, तो वो होता है 7 साल का। व्यवसाय की विभिन्न लाइनों में कंपनियों के बीच साझेदारी को कहा जाता है, तो वो होता है विविधीकरण गठबंधन।
एक आपूर्तिकर्ता और खरीदार के बीच गठबंधन जो आपूर्ति श्रृंखला में कौशल और क्षमताओं का उपयोग करने और साझा करने के लिए सहमत होता है, तो वो कहा जाता है ऑप्शन डी, कार्य क्षेत्र एकीकरण गठबंधन। प्रबंधन में निर्णय क्या है? तो वो होता है कि विचार के बाद उचित निष्कर्ष पर पहुंचना। मात्रात्मक तकनीक को संदर्भित करता है। तो देखिए तीनों ही हैं जो ऑप्शन दे रखे हैं कि मॉडल सिमुलेशन, संसाधन आवंटन तकनीक और वेटिंग लाइन की समस्याएं और कतारबद्ध सिद्धांत, और गेमिंग और गेम थ्योरी और प्रायिकता सिद्धांत। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। स्टाफिंग में क्या शामिल है? तो देखिए कार्यभार का आकलन, समाप्ति और कर्मियों की नियुक्ति, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसकी नियुक्ति। MPDQ का मतलब क्या है? तो पूरा नाम है प्रबंधन की स्थिति विवरण प्रश्नावली। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, प्रबंधन की स्थिति विवरण प्रश्नावली। HRM की रणनीति क्या होनी चाहिए, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो तीनों ही हैं कि दीर्घकालीन और अल्पकालीन योजना बनाना, जनशक्ति के स्तम स्तर की योजना बनाना और कार्मिकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत करना। तो ऑप्शन डी, ये सभी। मानव संसाधन प्रबंध के तत्व शामिल हैं। देखिए नियोजन, आयोजन और नियंत्रण, नियोजन, आयोजन और समन्वय, अग्रणी निर्देशन और समन्वय, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। शिकायत निवारण, अनुशासन, सामूहिक सौदेबाजी HRM के हैं, क्या हैं? तो वो हैं एकीकरण समारोह। सहभागिता प्रबंधन का एक रूप कौन सा है? तो देखिए इसमें सहचार्य भागीदारी और सलाहकार की भागीदारी और जानकारी साझा करना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। रणनीतिक प्रबंधन का प्राथमिक फोकस है, तो ऑप्शन बी सही है कि संगठन का सही संचालन। निम्नलिखित में से कौन परिभाषित करता है कि प्रत्येक व्यक्तिगत व्यावसायिक इकाई अपने मिशन को प्राप्त करने का प्रयास कैसे करेगी? तो इसमें होती है व्यापार रणनीति। निम्नलिखित में से कौन सा कॉरपोरेट और व्यावसायिक रणनीतियों का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करता है? वो होता है संचालन रणनीति। संक्षिप्त अर्थ HRM का है, तो आप जानते ही हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, है ना, मानव संसाधन प्रबंध। किसने कहा है कि HRM एक शॉर्ट सौदा नहीं है? ये इंपॉर्टेंट है, तो ये टेरी ने कहा है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नौकरी विश्लेषण के लिए जानकारी एकत्र करने की एक विधि है? प्रश्नावली विधि। HRM अभ्यास की नींव किसने रखी? तो वो रखी पीटर ड्रकर और डगलस मैकग्रेगर। ठीक है, मैकग्रेगर। प्रवृत्ति विश्लेषण एक है, तो क्या है? पूर्वानुमान तकनीक। पदोन्नति मूल रूप से किसके लिए एक इनाम है? तो वो है आपकी कार्य दक्षता। चलिए नेक्स्ट है निगम स्तरीय व्यूह रचना के उद्देश्यों में क्या सम्मिलित है? तो देखिए इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हैं कि निर्माणी उत्पादकता में वृद्धि करना, श्रम प्रबंधन संबंधों में सुधार लाना और विद्यमान बाजारों में प्रवेश प्रक्रिया में सुधार करना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। व्यू रचना प्रबंध प्रक्रिया में कितने कार्य सम्मिलित हैं? 5। क्रियात्मक व्यू रचना का उपयोग किया जाता है, तो उत्पादन व्यवस्था, विपणन व्यवस्था और वित्त व्यवस्था, इन सभी में किया जाता है। विस्तार की रणनीति का बेहतर प्रयोग किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए सही है कि किसी नए उत्पादों को बनाकर नए ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए विविधीकरण रणनीति होती है। तो देखिए इसमें तीनों ही हैं ये, ठीक है, क्षैतिज विविधीकरण और ऊर्ध्वाधर विविधीकरण और टर्न अराउंड रणनीति, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। विभाजन की रणनीति डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी छटनी का ही दूसरा रूप कहलाती है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है।
व्यापार रणनीति के प्रमुख घटक कहलाते हैं। देखिए, स्वॉट विश्लेषण, मापन और व्यावसायिक उद्देश्य, ये सभी कहलाते हैं। लक्ष्य निर्धारण संगठन में सुधार लाता है, व्यक्तिगत उपलब्धि में सुधार करता है तथा संगठन के समग्र नियंत्रण में वृद्धि करता है। तो यह कथन किसका है? तो ये है शेरविन का। एक प्रबंधकीय उद्देश्य वह अपेक्षित लक्ष्य है जो प्रबंधक का क्षेत्र निर्धारित करता है तथा उसके प्रयासों को दिशा देने का सुझाव देता है। तो ये परिभाषा किसने दी है? तो टेरी ने दी है। एक कंपनी का दूसरी कंपनी खरीदने का मतलब क्या है? तो वो होता है अर्जन। कम लागत, विभेदन और फोकस इसके उदाहरण है। किसके? व्यापार रणनीति के। शब्द रणनीति के साथ जुड़े होने की सबसे अधिक संभावना है, तो वो है संचालन रणनीति। खरीदारों का बाजार मौजूद है जब, ऑप्शन सी की बाजार में खरीदार अधिक हो। ठीक है। विविधीकरण के कारण है, तो डी सही है कि संगठनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए। सामरिक प्रबंधन संभालती है, तो वो प्रबंधन के मुद्दे। कॉरपोरेट स्तर पर रणनीति से संबंधित है, तो वो है कॉरपोरेट के उद्देश्य। अगर ग्राहकों की सौदेबाजी की शक्ति अधिक है, तो ऑप्शन बी सही है कि प्रतियोगियों के उत्पाद का भेदभाव कम होगा। पुनर्गठन से लाया गया प्राथमिक लाभ है, तो वो है लागत में कमी। कॉरपोरेट गवर्नेंस का संबंध है, तो वो है कार्यकारी पारिश्रमिक, लेखा परीक्षा और सूचना का खुलासा। ठीक। रणनीतिक प्रबंधन की प्रक्रिया एक डैश है जो संगठनात्मक लक्ष्यों और उद्देश्यों के रूप में बदलती है, होती है लगातार। शब्द स्ट्रेटजी डैश शब्द के भाषा के शब्द स्ट्रेटेगोस से लिया गया है, ग्रीक। निम्नलिखित में से कौन रणनीतिक प्रबंधन की विशेषताओं को दर्शाता है? तो वह है लाभ के नए स्रोतों की खोज। वे साधन जिनके द्वारा दीर्घकालीन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है, तो वो होती है रणनीतियाँ। कई असंबंधित क्षेत्रों में विविधता इसका एक उदाहरण है, तो वो है जोखिम प्रबंधन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे व्यावसायिक मिशन स्टेटमेंट का घटक नहीं है? तो वो है ऑप्शन बी की वित्तीय परिसंपत्तियों का विवरण। निम्नलिखित में से किसमें रणनीतिक प्रबंध की विशेषताएं शामिल नहीं हैं? तो वह है प्रतिक्रियाशील। किसी भी संगठन में रणनीतिक निर्णय लेने के स्तरों में शामिल है, तो वो है कॉरपोरेट, व्यवसाय और कार्यात्मक स्तर। निम्नलिखित में से कौन रणनीतिक प्रबंधन का हिस्सा नहीं होता? ग्राहक। व्यू रचनात्मक नीति के अंतर्गत संयुक्त साहस का प्रयोग किया जा सकता है, तो तीनों ऑप्शन सही हैं कि प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए, वित्तीय साधनों की कमी को पूरा करने के लिए और तकनीकी सहायता के लिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। समाज में दो आय वाले परिवारों की बढ़ती संख्या से किस प्रकार की प्रवृत्ति का अनुकरण किया जा सकता है? आर्थिक डैश स्तर पर रणनीतिक मूल्यांकन में विशिष्ट प्रदर्शन उपायों, गुणात्मक और मात्रात्मक, प्रत्येक कार्यात्मक क्षेत्र के लिए उपयोग करना शामिल है, तो वो है कार्यात्मक। व्यू रचना यानी कि रणनीति के संगठन में कितने स्तर होते हैं? 3। जब कोई उद्योग सरकारी अनुबंधों पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जो पूर्वानुमान बाहरी ऑडिट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, तो वो हो सकता है आपका राजनीतिक सोच में लंबी अवधि लगभग कितनी लंबी है? तो वो होती है 5 साल से अधिक। कम लागत, विभेदन और फोकस किसके उदाहरण हैं? व्यापार रणनीति के। एक्सप्लोरिंग स्ट्रेटेजी मॉडल में हेडिंग को
किस शीर्षक से प्रयोग किया जाता है? पर्यावरण, क्षमता, लक्ष्यों पर और संस्कृति। उसे हम कहते हैं सामरिक स्थिति। ठीक है। संयुक्त साहस कहलाता है दो या दो से अधिक फर्मों के बीच समान व्यवस्था। पेस्टल का उपयोग करते समय इसे प्राप्त करना आसान है, विवरणों की भीड़ से अभिभूत। इसके बजाय यह महत्वपूर्ण है, पीछे हटें और पहचानें। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है कि परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण ड्राइवर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न का उत्तर देता है जहां ORG भविष्य होने की आशंका है? तो वो है आपका लक्ष्यों का विवरण। एक बाहरी विश्लेषण एक फर्म को यह निर्धारित करने में सक्षम बनाता है कि फर्म क्या है। ऑप्शन डी शायद चलेगा। उद्यमशीलता विधि को किस अर्थशास्त्री द्वारा नए संयोजन के नाम से पुकारा गया? जोसेफ शुम्पेटर। कॉरपोरेट रणनीति विकसित करने में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्दा है? तो ऑप्शन सी कि अपनी रणनीतियों को लागू करने के लिए हमारे पास क्या संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन रणनीतिक प्रबंधन प्रक्रिया का एक प्रमुख तत्व नहीं है? तो वह है प्रशासनिक कार्य सौंपना। प्रतिस्पर्धी लाभ के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शन ए कि दक्षता में वृद्धि हुई है। रणनीतिक प्रबंधन को परिभाषित करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह याद रखें। सी एक जीवित विकास की प्रक्रिया। डैश पर्यावरण से तात्पर्य उन कारकों से है जो उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन ए आर्थिक। किसी भी संगठन के पर्यावरण के लिए 3 प्रमुख आयाम कौन से हैं? देखिए क्षमता, जटिलता और अस्थिरता, है ना। तो ऑप्शन डी सही है ये सभी। एक आर्थिक इकाई डैश को आउटपुट में बदल देती है, तो वो होती है इनपुट। प्रशासनिक प्रबंध विकास करता है। तो देखिए सही आंसर है ऑप्शन डी है सभी की विभागों एवं इकाइयों की व्यू रचना का, विभागों एवं इकाइयों के लिए कार्यक्रमों, परियोजनाओं और बजट का, और विभागों एवं इकाइयों के लिए बनाई गई योजनाओं का सही क्रियान्वयन का। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है सभी। व्यू रचना का संबंध दीर्घकालीन निर्णयों से है, जबकि निपुणता का संबंध कौशल युक्त अल्पकालीन निर्णयों से। तो ये कथन है बिल्कुल सत्य है। उच्च प्रबंध वातावरणीय चुनौतियों एवं वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर ही व्यू रचनात्मक निर्णय लेता है। तो यह कथन है बिल्कुल सत्य। एक प्रभावी मिशन स्टेटमेंट की अनुशंसित लंबाई क्या है? देखिए ना तो वो एक पेज हो सकता है, ना 10 से 20 शब्दों का एक वाक्य हो सकता है, और ना 200 से कम शब्द। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी सफल रणनीतियों के साथ जुड़ा हुआ है? तो तीनों ही सही हैं कि ग्राहकों के लिए बेहतर मूल्य बनाना और प्रमुख सफलता कारकों का शोषण और रणनीतिक नीतियां बनाना। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। जब समाज के मूल्य और दृष्टिकोण में बदलाव हो रहा हो तो कंपनियों की रणनीति और व्यवहार में भी बदलाव होना चाहिए, ताकि संस्था अपने लाभों और विक्रय के स्तर को बनाए रख सके। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। एक स्टेट बिजनेस इकाई की विशेषता होती है, तो देखिए तीनों ही होती हैं कि सुदृढ़ रणनीति का निर्माण करना, रणनीतिक नीतियों का क्रियान्वयन करना, संगठन की कार्य क्षमताओं का अधिकतम प्रयोग करना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। एक फर्म का मिशन होता है, तो देखिए लाभ कमाना, तो आप सभी जानते ही हैं। डैश स्तर पर रणनीतिक मूल्यांकन में विशिष्ट प्रदर्शन उपायों, गुणात्मक और मात्रात्मक, प्रत्येक कार्यात्मक क्षेत्र के लिए उपयोग करना शामिल है। तो वो होता है कार्यात्मक स्तर पर। आंतरिक विश्लेषण एक फर्म को यह निर्धारित करने में सक्षम बनाता है कि फर्म क्या है। तो ऑप्शन ए सही है कि क्या अच्छा कर सकती है।
कार्यात्मक स्तर प्रबंधन में सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए उत्पादन, वित्त और शोध एवं विकास, ये सभी सही है। किसी कंपनी का सम्मिलन, एकीकरण तथा विकेंद्रीकरण का निर्णय किस स्तर के प्रबंध द्वारा लिया जा सकता है? तो वो होता है उच्च स्तर। उद्देश्य द्वारा प्रबंध व्यक्तियों को अभिप्रेरित करने में सफल रहा है। तो यह कथन किसका है? यह हैरी लेविंसन का। कार्यनीति होती है, देखिए आंतरिक कार्यनीति भी होती है और बाहरी कार्यनीति भी होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। कार्यनीति भी कहलाती है, उसको हम व्यूहरचना भी कहते हैं, ठीक है। कार्यनीति निर्माण में सम्मिलित होता है। तो उद्देश्य एवं लक्ष्यों की जानकारी, समामेलित विश्लेषण और विकल्पों की पहचान एवं विकास। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। उद्देश्य वे लक्ष्य हैं जिन्हें एक संगठन विभिन्न समय अवधियों में प्राप्त करना चाहता है। ये परिभाषा किसने दी है? मैकफॉरलैंड ने। शोधों से यह भी साबित किया गया है कि रणनीतिक प्रबंधन और कॉरपोरेट की सफलता के बीच एक मजबूत संबंध है। यह कथन है बिल्कुल सत्य है। सामरिक प्रबंधन में क्या सम्मिलित नहीं होता है? तो वो होता है बाहरी संगठन का विश्लेषण। रणनीति शब्द रणनीतिकी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जनरलशिप। डैश सुनिश्चित करता है कि प्रबंधन पूरे संगठन में रणनीतियों को लागू करता है। तो वो है हमारा सामरिक प्रबंधन। सामरिक प्रबंधन एक संगठन के संसाधनों का प्रबंधन है ताकि वह अपने डैश को प्राप्त कर सके, लक्ष्य और उद्देश्य को, ठीक है। किसी भी संगठन में रणनीतिक निर्णय लेने और रणनीति तैयार करने के विभिन्न स्तरों में शामिल नहीं है, वो है वित्तीय। किसी संगठन के अस्तित्व का मूल उद्देश्य उसके द्वारा वर्णित है, तो वो है ध्येय में, ठीक है। रणनीति प्रबंधन में सबसे प्रमुख कार्य में शामिल है, तो वो है कि विकासशील योजनाओं का निर्माण करना, ठीक है। वार्षिक उद्देश्य कैसे होने चाहिए? तो वो मापन योग्य होने चाहिए। अदानी पावर की दिलचस्पी उसकी मुख्य विद्युत परियोजना में 10%, जल संसाधन योजना पर 14% और समर्थन व्यवसायों पर 15% ROE प्राप्त करते हैं। तो यह है, ठीक है। तो यह है उद्देश्य। सरकारी अनुबंधों पर निर्भरता का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो देखिए उद्योग का अनुभव भी होता है, उद्योग की आर्थिक स्थिति भी और राजनीतिक संबंध भी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। किसी भी उद्योग की सफलता अथवा विफलता के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार व्यक्ति या कौन होता है? तो वो होता है रणनीतिकार, ठीक है। परिवर्तन का प्रबंध है, तो वो आवश्यक होता है। परिवर्तन संगठन में अनिवार्य होना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह है एलन का। निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शक क्या है? तो वो है नीतियाँ। रणनीतिक प्रबंधन चरण किस बाह्य मूल्यांकन में किया जाता है? तो ऑप्शन बी, रणनीति तैयार करने का चरण। रणनीतिक चर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन ए कि रणनीति निर्माण और कार्यान्वयन। व्यूहरचना किस भाषा के शब्द से बना है? ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी के लायक भी और टीजीटी के लायक भी। तो ग्रीक भाषा से जो है ये व्यूहरचना शब्द बना है। निम्नलिखित में से कौन हितधारक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो बैंक, आपूर्तिकर्ता, कर्मचारी, है ना। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। सामरिक प्रबंध कहलाता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक नियंत्रण बनाने की रणनीति। उत्पाद भेदभाव से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन ए सही है कि ग्राहकों द्वारा यह विश्वास होना कि उत्पाद अद्वितीय है। स्विचिंग लागत क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्विचिंग लागत का मतलब है कि एक बार में एक ग्राहक पर माल बेचने का आपूर्तिकर्ता का खर्चा, ठीक है।
व्यू रचना प्रबंध के आधारभूत चरण हैं। तो लक्ष्य निर्धारण, व्यू रचना नियंत्रण और व्यू रचना को लागू करना, ये सभी होते हैं। परिचालन प्रबंधन कहलाता है। तो दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं कि परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, परिणामों को मापना व मूल्यांकन करना। तो ऑप्शन सी सही है कि ए और बी दोनों। एक संगठन का संभावित और वांछित भविष्य की स्थिति कहा जाता है, तो वो होता है विजन। रणनीतिक प्रबंधन लेखा परीक्षा के रूप में जाना जाता है, तो वो होता है पर्यावरणीय जांच करना। वह कौन से साधन हैं जिनके द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है, तो वो होती है रणनीतियाँ, स्ट्रेटेजी। कार्यनीति एक जटिल प्रक्रिया है। बिल्कुल, यह कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है। कार्य ठीक करना एक क्षमता है, जबकि सही कार्यों को करना एक प्रभावोत्पादकता है। तो यह कथन देखिए दोनों का है, प्रोफेसर एलेक्स मिलर का भी है और प्रोफेसर जॉर्ज देस का भी। ठीक है, किसी संगठन के अस्तित्व का मूल उद्देश्य वर्णित होता है मिशन में। किसी संगठन के मिशन स्टेटमेंट का मूल उद्देश्य होता है, तो वो होता है समाज में संगठन के उद्देश्यों को परिभाषित करना। रणनीतिक प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य है, तो रणनीति बनाना ही होता है प्राथमिक उद्देश्य। निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय फर्म को परिभाषित करता है, तो वो कंपनी की रणनीति। एक संगठन की रणनीति, ऑप्शन ए सही है कि समय और घटनाओं के अनुसार बदलती रहती है, कभी एक सी नहीं रह सकती। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन रणनीतिक प्रबंधन का लाभ नहीं कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि संगठन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी वातावरण को बेहतर बनाने में मदद करना। तो ये व्यूअर्स सेकंड पार्ट था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। तो क्वेश्चन बैंक जो था ये लगभग 500 क्वेश्चंस का है। तो इसका ये सेकंड पार्ट जो है ये मैंने ख़त्म करा है। कल हम इसका पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे और मे बी पॉसिबल 4 ही ख़त्म कर देंगे। तो कोशिश करूँगा कि 4 ही पार्ट में ये ख़त्म हो जाए। ठीक है व्यूवर्स, नहीं तो 5वां पार्ट भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बहुत अच्छे से आप स्टडी करिएगा। मुझे उम्मीद है कि इसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे। थैंक यू व्यूवर्स।